हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिस्टर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण बन सकती हैं, कैसे एक दरिद्र कंपनी भारत में आई और कैसे भारत को इस कंपनी ने लूटा और आगे चल करके इसी कंपनी ने भारत को कह लीजिए ओवरटेक किया, गुलाम किया, जो भी शब्द कह सकते हैं। देखा, सबसे सामान्यतः अभी तक के इतिहास में हमको यही पढ़ाया जाता रहा है, यही बताया जाता रहा है कि हम सब लोग बड़े कमज़ोर थे, बड़े पिछड़े थे, अवैज्ञानिक थे। तो जब यही कारण था तो फिर हमारे देश में लोग आए किस लिए, जब हम सब लोग इतने ही कमज़ोर हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, अवैज्ञानिक हुआ करते थे। तो इतिहास को धीरे धीरे दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सिंपली बस बात यही है, समझिए कि अपने वहाँ पेट नहीं भरा इन लोगों का, तो ऐसे ही सभी लोग आए हैं बाबू भारत पर आक्रमण करके और भारत को अलग अलग तरीके से लूटे, और उसके पीछे तमाम हमको कारण बता दिया जाता है। तो आज 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आगे अगले 10-15 मिनट में हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग हम लोगों का पड़ेगा 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 1857 की क्रांति में क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करें 1857 की क्रांति के कारण। उसके पहले चलें, आप सब ये जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने विशेष तौर पर अधिकार पत्र दे दिया और कंपनी भारत में व्यापार करने आई। कंपनी शुरुआत में भारत में व्यापार करने आई हुई थी, ये बात सही था, व्यापार अपना कर रही थी। आगे चल करके धीरे धीरे यहाँ की स्थितियों को देखने के पश्चात कंपनी ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक भारत में औरंगजेब रहा तब तक कंपनी कुछ ज़्यादा बदमाशी नहीं कर पाई। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देखेंगे लेटर मुगल फेज में, जब लेटर मुगल फेज को पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि औरंगजेब के बाद के जो शासक रहे उतने योग्य नहीं रहे, और बाद में जाकर के मुगलों से बहुत सारे प्रांत धीरे धीरे अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। उसमें सबसे पहला जो प्रांत था बंगाल प्रांत था, जिसने अपने आप को सबसे पहले आज़ाद घोषित किया, और यही बंगाल प्रांत सबसे पहले अंग्रेजों का गुलाम भी बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो संस्थापक रहे हैं जॉन वाट, और एक का नाम था जॉर्ज वाइट। इन्हीं जॉन वाट और जॉर्ज वाइट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बाकी भारत में देखें तो सबसे पहले 1599 ईस्वी में एक ब्रिटेन व्यापारिक यात्री जिसका नाम जॉन मिडलटन हॉल हुआ करता था, जॉन मिडलटन हॉल, ये भारत की यात्रा पर आया था, और आगे चल करके 1600 में ब्रिटेन की महारानी के अधिकार पत्र के द्वारा ब्रिटेन की कंपनी को भारत में आने का मौका मिला। तो कारण में यदि समझें कि क्या क्या 1857 की क्रांति का कारण हो सकते हैं, तो आपको कुछ तो दिखाई देगा बाबू सामाजिक कारण, कुछ आपको दिखाई देगा आर्थिक कारण, कुछ आपको दिखाई देगा राजनीतिक कारण। सामाजिक हो गया, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण भी कह सकते हैं। एक आपका रहा तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण को भी देखा जाए। मोटी मोटा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको एक ओवरव्यू, एक ओवर आइडिया मिल जाएगा। देखा, सामाजिक कारणों में हमारी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, जब सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी धर्म एक अपनी प्रथा को फॉलो कर रहा होता है, यदि उसको कोई भी अपोज करता है तो सामान्यतः समाज उस बात के खिलाफ हो जाता है। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो ऐसा बताया गया कि हमारे वहाँ अलग अलग प्रकार की प्रथाएं रहीं, जिसमें से शिशु बलि मान सकते हैं, सती प्रथा मान सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। इन सारी चीज़ों को अंग्रेजों ने क्या किया, इसको जो कुछ प्रथाएं थी उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, जैसे शिशु बलि रही, नर बलि, पशु बलि इत्यादि को। बेसिकली शिशु बलि और नर बलि को इन्होंने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, विधवा पुनर्विवाह कराने का प्रयास किया। तो इसको हम लोग सामाजिक कारण में रख सकते हैं। इससे हमारी जो जन भावना थी वो कहीं ना कहीं आक्रोश में थी। आर्थिक कारण में देखेंगे तो सबसे पहली बार एक चर्चा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी किताब है, दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई नौरोजी ने इसमें आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत प्रस्तुत किया, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे ये हमको समझ में आया कि अंग्रेज भारत से बहुत ज्यादा संपत्ति लूट रहे हैं। आर्थिक कारण में देख सकते हैं नाना साहब की पेंशन को भी रोक दिया गया। राजनीतिक कारण में देखेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे बहुत सारे क्षेत्रों को, प्रांतों को कब्जा कर रहे थे। इसमें राजनीतिक कारण में आप चाहें तो दो महत्वपूर्ण पॉलिसी इनके द्वारा लेकर के आई थी। एक बाबू लेकर के आया था डलहौजी, जिसको राज्य हड़प नीति के तहत जाना जाता है, राज्य हड़प नीति। और इसके अलावा वेलेजली का नाम आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे।
धीरे धीरे चैनल पर बस आप बने रहें, आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको हर एक सब्जेक्ट में दिखाई देगा। वेलेजली की सहायक संधि कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम लेकर के आए जो हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो अखंडता एकता थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभावित या नुकसान किया। लेकिन हम लोग देखें 1600 में आए, उसके बाद भी हम काफ़ी लंबे समय तक शांत रहे। अंग्रेजों से कुछ एक लड़ाइयाँ हुई लेकिन बड़े वो छिटपुट रूप से रही, बड़े आक्रामक नहीं हो पाई। धार्मिक कारण में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं को 1813 का यदि आप चार्टर देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट में देखेंगे तो ये लेकर के आया वो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किए, जिसके अंतर्गत आप ये चीजें देख सकते हैं कि पुत्र को पिता की संपत्ति तभी प्राप्त हो सकेगी जब वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा। कहीं ना कहीं आपको एक इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो आप यहाँ पर धर्मांतरण देख सकते हैं। तो इसका भी, इसके अलावा हमारे जो भारतीय जो लोग प्रैक्टिस करते थे, माथे पर तिलक लगाना, माथे पर पगड़ी रखना, इन सबको प्रतिबंधित कर रहे थे। भारतीयों को ये सब विशेष तौर पर देखें तो काली चमड़ी का कर संबोधित करते थे। तो ये कुछ ऐसे कारण रहे जिससे भारतीयों के मन में आक्रोश था। ये सब कुछ था, तब तक अचानक में कुछ अन्य घटनाएं घटी जिसको तात्कालिक कारण के रूप में देखा जाता है। जैसे यदि देखें तो सबसे पहले ब्राउन बेस नामक बंदूक का इस्तेमाल सिपाहियों के द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया, वो ब्राउन बेस को हटाया और ब्राउन बेस की जगह पर लेकर के इन्होंने लॉन्च किया इनफील्ड बुलेट ना समझिएगा, इनफील्ड ये राइफल है, इनफील्ड राइफल। और इसमें जो कारतूस होते थे, इनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे, तात्कालिक कारण यही बने जिसमें विशेष तौर पर इनके कारतूसों में देखेंगे बाबू तो चर्बी का इस्तेमाल होता था। और कहा जाता है कि चर्बी स्पेशली किसकी थी, गाय और सूअर की। और सिपाही दोनों थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, हिंदू और मुसलमान दोनों थे, जिससे इन दोनों की भावनाएं भड़की। और उसके पश्चात सबसे पहला वो दिन था। इसका कारण क्या है ये कि आप ये समझ सकते हैं। इसके कारणों में यदि आप देखें, क्योंकि इनफील्ड राइफल की ट्रेनिंग उस जमाने में बाबू दो जगह दी जाती थी, एक बैरकपुर में, बैरकपुर आपका बंगाल में, और एक जो है दी जाती थी जानकारी इसकी सियालकोट में। ट्रेनिंग किसकी, इनफील्ड राइफल की, जो ब्राउन बेस की जगह पर अभी नई नई बंदूक आई थी। तो बैरकपुर और सियालकोट में इनकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के बाबू दो महत्वपूर्ण सिपाही हुआ करते थे। तो ये पांडे जी की कहानी है, पांडे जी आपको सुना रहा है, मंगल पांडे और ईश्वर पांडे। ये दो महत्वपूर्ण रहे उस दौर में। मंगल पांडे और ईश्वर पांडे, जब इस प्रकार की स्थिति बैरकपुर में हुई तो 29 मार्च, मार्कर ही नहीं चल रहा है, रुकिए 1 मिनट देखते हैं। 29 मार्च 1857 को, तारीख याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तारीख है। 29 मार्च 1857 को इसी बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के दो सिपाही मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम हुआ करता था एजुडेंट बाग, और एक का नाम हुआ करता था हेयरसे, मार के उलाट दिए बाबू। एजुडेंट बाग की मृत्यु हो गई, हेयरसे घायल हो गया, बाद में ठीक हो गया। फाइनली 8 अप्रैल 1857, 8/4/1857 को इन क्रांतिकारियों को हो गई फांसी। मंगल पांडे का सामान्यतः जो जन्म स्थान बताया जाता है बलिया बताया जाता है। बाकी कुछ एक जगहों पर या कुछ एक इतिहासकारों का मत देखें तो इनका यह मानना है कि फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र के हुआ करते थे। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे हुआ करता था। 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी हो गई, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो रेजिमेंट रहे वहाँ के सिपाहियों के मन में आक्रोश था और यह विचार किया गया कि 31 मई से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन, एक कार्यक्रम किया जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियां की जाएंगी। तो सुनिश्चित किया गया था 31 मई, लेकिन क्रांति जो है 31 मई ना होकर के काफ़ी पहले जो है शुरू हो गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे बाबू, जिनका नाम है धन सिंह गुर्जर। क्या नाम है? धन सिंह गुर्जर। और इन्हीं धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ छावनी से क्रांति की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे बात लिख देते हैं कुछ महत्वपूर्ण। ये जितना डेट आपको बताए सब महत्वपूर्ण है, अलग अलग परीक्षा में पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति के समय पूछा जाता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
भारत का गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय भारत का यदि आपसे गवर्नर जनरल पूछेगा तो आप किसको बता देंगे? बताइएगा लॉर्ड कैनिंग। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है बाबू? तो नाम बताइएगा पामस्टन। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा ब्रिटेन की महारानी कौन है? तो ब्रिटेन की महारानी बता देंगे, ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया। और जब लॉर्ड कैनिंग की बात आ गई तो लॉर्ड कैनिंग का एक कथन याद रखिएगा। 1857 की क्रांति को संबोधित करते हुए 1857 की क्रांति के संदर्भ में लॉर्ड कैनिंग कहता है कि सिंधिया परिवार यदि अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता, क्रांतिकारियों का साथ दे दिया होता, जो बागी बने थे 1857 में, उन लोगों का साथ दे दिया होता, तो वह दिन दूर नहीं था जब अंग्रेजों को भारत से बुरिया बिस्तर समेटना पड़ता। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति का यदि आपसे कोई प्रतीक चिन्ह पूछा है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो कमल का फूल और रोटी है। कुछ किताबों में हमने बाबू देखा गुलाब का फूल है, जो कि सही नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? यहां तक बात क्लियर। इसके अलावा 1857 की क्रांति का कारण हमने आपको सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, पेट का सिलेबस आ चुका है, उसी की कड़ी में इसको आप एक पहले वीडियो के तौर पर देख सकते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी आपका नियर अबाउट अगले सप्ताह से या तो अगले सप्ताह में अगले कुछ 2-3 दिनों में एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जितना आपको टॉपिक वाइज सिलेबस में मेंशन दे रखा है, क्रम से आपको एक एक लेक्चर वीडियो मिलेगा यदि आप भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए तो कमेंट करें, एक बार जुड़िए, साथ में देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो 1857 की क्रांति का कारण बता दिया, शुरुआत कैसे कैसे हुई ये आपको बता दिया गया। 1857 की क्रांति के समय भारत की क्या दशा हुआ करती थी, कौन कौन महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे थे, ये बता दिया गया। अब 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति को न तो क्रांति, न पहला, न तो राष्ट्रीय आंदोलन बताया, तो आप नाम बताएंगे आरसी मजूमदार को। कौन 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बताएंगे बीडी सावरकर को। बीडी सावरकर साहब की किताब है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। इसके अलावा इसी पर एक किताब लिखे हैं सर सैयद अहमद खां। हालांकि सर सैयद अहमद खां जब आगे देखेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन में तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि सर सैयद अहमद खां की पूरी विचारधारा कहीं ना कहीं अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित थी, और उसी के क्रम में 1817 में पैदा हुए सर सैयद अहमद खां आगे जो भी शैक्षणिक सुधार करते हैं मुसलमानों के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके मुसलमानों का भक्त बनाने जैसी स्थिति आपको कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खां के विचारों को जब आप पढ़ेंगे तो यह बात आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन 1857 की क्रांति पे सर सैयद अहमद खां साहब ने किताबें लिखी है, असबाब बगावत हिंद। हमने आपको जो किताब वाला वीडियो लेक्चर था उसमें वो सारी बात आपको बताई हुई है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन लिख देते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। महत्वपूर्ण कथन और 1857 की क्रांति का क्या क्या परिणाम निकला उसको आगे कुछ समय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण कथनों में देखें कि 1857 की क्रांति से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है, तो एक बाबू विद्वान या विचारक कह लीजिए सर जॉन सीले रहे। सर जॉन सीले के अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह है। 1857 की क्रांति के लेकर के ये कथन कहा गया है किसके द्वारा? सर जॉन सीले के अनुसार। उसके बाद दूसरा कथन बेंजामिन डिज़रायली का बता देते हैं आपसे। बेंजामिन डिज़रायली ने बाबू 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग का कथन हमने आपको बता ही दिया कि अंग्रेजों का यदि सिंधिया परिवार ने साथ नहीं दिया होता या सिंधिया परिवार ने क्रांतिकारियों का साथ दे दिया होता तो उसी दिन अंग्रेजों को भारत से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ता। इसके अलावा आरसी मजूमदार महत्वपूर्ण नाम है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि न तो पहला राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार न तो पहला और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की इनके अनुसार विशेष तौर पर देखें कि यह एक छुटपुट लड़ाई थी।
इसको हम लोग क्रांति की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि क्रांति का सामान्यतः जो भाव या अर्थ होता है, देखेंगे एक बड़ा परिवर्तन, एक जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आए। तो अपने अपने विचारों के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये विचारों में परिवर्तन लाने वाला भी रहा, लेकिन आरसी मजूमदार साहब कहते हैं कि नहीं, यही पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इसके अलावा महत्वपूर्ण कथन में आपको हमने सर जॉन सीले का बता दिया, बेंजामिन डिज़रायली का बता दिया, आरसी मजूमदार का बता दिया और लॉर्ड कैनिंग का बता दिया। इतने महत्वपूर्ण कथन यदि आप याद रखते हैं तो ये महत्वपूर्ण कथन रहा 1857 की क्रांति से संबंधित। अब 1857 की क्रांति का नेतृत्व देखें, विशेष तौर पर देखेंगे तो कहाँ पर, दिल्ली में देखें तो सेना का नेतृत्व वो किया गया है बहादुर शाह अदिति जफर के द्वारा। इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध शायर आप जानते हैं मिर्जा गालिब रहते थे, और बहादुर शाह अदिति जफर 1857 की क्रांति के बाद वो भारत से निर्वासित कर दिए गए, और भारत से निर्वासित करके भेज दिए गए रंगून। तभी ये गाना भी लिखा गया, आप जानते हैं। और यहीं रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह अदिति जफर लिखते हैं, चूंकि मिर्जा गालिब इनके साथी रहा करते थे, साथी थे, तो ये भी शेरो शायरी के शौकीन हो गए थे। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज मिली ना जमी गली ये कूचे यार में। रंगून में जब भारत को याद करना है तो बहादुर शाह अदिति जफर के द्वारा ये लिखा जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया। जैसे दिल्ली में इनके द्वारा कर दिया गया, ग्वालियर में देखेंगे तो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों रही हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रही हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल रही हैं, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला रहे हैं, बरेली में खान बहादुर खान रहे हैं। दिल्ली के इस क्रांति का नेतृत्व फाइनली दमन कर दिया गया, आप जानते हैं, नीलसन और हडसन के द्वारा। बदली की सराय नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने समर्पण किया और आगे चल करके 1858 का चार्टर आया, और 1858 के चार्टर के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी का अनाउंसमेंट लेटर, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल रहे जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, यही लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है, और उसी दिन यह सुनिश्चित हो जाएगा। प्रश्न अभी थोड़े दिन पहले जब आरओ का एग्जाम था तो यहीं से एक प्रश्न आया था कि 1857 की क्रांति का यदि आपसे कोई दुष्परिणाम पूछे, 1857 की क्रांति का यदि आपसे कोई दुष्परिणाम पूछे कि 1857 की क्रांति का दुष्परिणाम क्या रहा, तो दुष्परिणाम हम अब बता सकते हैं बाबू कि कंपनी शासन। अभी तक 1857 तक हमारे पास, हमारे देश में कंपनी शासन हुआ करता था, हम किसी देश के गुलाम नहीं हुआ करते थे डायरेक्ट वे में। लेकिन अब 1857 की क्रांति के पश्चात एक दुष्परिणाम के तौर पर इसको देखा जाता है कि अब भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया, कंपनी शासन बाबू समाप्त हो गया, और कंपनी शासन के स्थान पर भारत में शुरू हुआ सम्राट का शासन। आगे चल करके जब क्रांतिकारियों की हार हो गई, कह लीजिए कि जो क्रांतिकारियों के हार के कारण को देखें तो हार के कारणों में विशेष तौर पर देखें, एक वास्तविक जो लीडर या कह लीजिए नेतृत्व की कमी हमको दिखाई देगी, कहीं ना कहीं संचार एवं प्रसार का, कि क्रांति का उतने बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच नहीं बन पाई, इसको भी एक कारण के तौर पर गिना जाता है। बाकी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत होनी थी 31 तारीख को, लेकिन मेरठ छावनी से ये समय से पहले ही जो प्लान किया गया था उसके पहले ये शुरू हो गई। तो इन सब एक चीजों को देखा जाता है। बाकी उसमें सबसे मेन देखें तो जो भारत का शिक्षित वर्ग था, भारत का जो शिक्षित वर्ग रहा है, जिंद के जो सिख रहे हैं, जिंद के सिख जो रहे हैं, सिंध के जाट, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, इन सभी लोगों का इन 1857 की क्रांति से बाबू कोई संबंध नहीं रहा। ये सब दगाबाज लोग रहे। और 1857 की जो क्रांति रही उसके हार में यदि सबसे बड़े विलेन के तौर पर देखेंगे ना, तो यही सब विशेष तौर पर विलेन रहे। बशर्ते ये देश का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि इसमें से बहुत सारे लोग वर्तमान समय में देश की संसद में पहुंच चुके हैं इन्हीं परिवार से, और हमारे ही इस देश की संसद में बैठ करके हमारे ही लिए कानून बनाते हैं जो देश के गद्दार परिवार से संबंधित रहे हैं। आगे चल करके 1858 का जब चार्टर आया तो 1858 के चार्टर के तहत बाबू भारत में बनाया गया रॉयल कमीशन, शाही आयोग। और अब यह नियम कर दिया गया कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों की नियुक्ति होगी तो उनको बंदूक नहीं दिया जाएगा और बंदूक के स्थान पर डंडा दिया जाएगा। 2 प्रकार का आयोग बना था, एक शाही आयोग बना था, एक पील कमीशन बना था, पील आयोग।
और भारतीय और ब्रिटिश जो सिपाही होंगे उनके अनुपात को सुनिश्चित कर दिया गया, भारतीय और ब्रिटिश के। बंगाल में देखें तो 1:2 का अनुपात रहा बंगाल में। और इसके अलावा बंगाल को छोड़ करके देखें तो मद्रास और मुंबई, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास और मुंबई। और मद्रास और मुंबई में देखेंगे तो 1:3 का अनुपात रहा। तो 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं वो बड़े कम टाइम पीरियड में हमने आपको समझाने और बताने का प्रयास किया। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कहीं पे कोई कमी दिखाई देती है, किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करें, ऑन डिमांड आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा उसी टॉपिक से संबंधित। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, या तो बहुत जल्दी आपका पेट महाकुंभ शुरू होगा। पेट महाकुंभ जो सीरीज शुरू होगा उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो सिलेबस डिफाइन किया गया है आयोग के द्वारा, उसमें क्रम से जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट शुरू होगा, क्रम से आपको क्रमबद्धता के साथ प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें एक एक टॉपिक आपको दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया जाए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको त्वरित रूप से मिल सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।